अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे पनामा लीक्स मामले पर कप्तान का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। 7 अप्रैल को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में खुद मामला असम्बली के फ्लोर पर उठाएंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी भी तहरीक इल्तवा जमा करवाएगी। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पनामा लीक्स के मामले पर आज खुद नोटिस लेने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। मेरे क्रिकेट कैरियर का बड़ा दिन है, यूनुस खान और मिसबाहुल हक से कप्तानी के बहुत से गुर सीखे। कप्तान बनने के बाद सरफराज का बयान। नए कोच और चीफ सिलेक्टर की तलाश भी जारी। क्या ये तब्दीलियां शिकस्तों के बोझ तले दबी टीम को जीत की राह पर गामजन कर पाएंगी? नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद सियासत के ऐवानों में हलचल जारी है और हुकूमत पर तहकीकात के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पनामा लीक्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर न सिर्फ अपने करीबी रुफका बल्कि कानूनी मुशीरों से भी मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। तहम इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से पनामा लीक्स पर अनाउंस की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अचानक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, इससे दौरान आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पनामा लीक्स के मामले पर खामोश न रहने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से इमरान खान साहब 7 अप्रैल को कौमी असम्बली के शुरू होने वाले इजलास में इस मामले को खुद उठाएंगे। इसके साथ साथ ये भी उनका कहना था कि भारत में पनामा लीक्स के मामले पर अगर 2 रुकनी ट्रिब्यूनल बन सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि अगर हुकूमत ने इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मसले को एड्रेस ना किया तो पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस का मुतालबा करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पनामा लीक्स के मामले पर ऑफशोर कंपनियां बनाने के हवाले से और जिस तरीके से ये रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई उसके ऊपर आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की गई है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि पनामा लीक्स का मामला बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को असम्बलियों के अंदर और बाहर हॉन्ट करने जा रही है। हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर टफ टाइम दे पाएगी मुस्लिम लीग नून को। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा उमर चीमा साहब ने। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पनामा लीक्स के बाद हुकूमत अब ये कह रही है कि ये महज लीक्स हैं, ये महज इंकिशाफात हैं, इनकी कोई कदर कीमत नहीं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं था। हुकूमत अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह तरीके से क्लियर कर रही है, तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को असम्बलियों के अंदर और तहरीक इल्तवा जमा करवाकर उठाने जा रही है? शुक्रिया सुहेल साहब। पहली बात तो ये कि सारी कौम जानती है कि मौजूदा हुकूमत के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब ये वही शख्स हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ से जब डील की तो 7 साल मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे कि उन्होंने डील नहीं की। अब जैसा आपने खुद कहा कि पनामा लीक्स के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है कि हमें इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी इसके ऊपर खामोश नहीं रहेंगे किसी तौर पर भी, क्योंकि आप जानते हैं तहरीक इंसाफ बल्कि खास तौर पर वो पहली जमात है जो पिछले 20 साल से मुसलसल जो है इन लोगों हुक्मरानों की खासतौर पर चोरी करप्शन जो है, जो लूट मार का पैसा अपने असासे जायदादें अकाउंट सबको जो यहाँ से लूट मार करके जो बाहर इन्होंने असासे इकट्ठे किए हैं उसके हवाले से बार बार हमने इसके ऊपर करते रहे। और ये जो पनामा लीक्स आई हैं इन्होंने तो एक तरह से हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। अब एक तरफ तो बिल्कुल अगर हम ये डिमांड करते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म को तो अखलाकी तौर पर ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने डिमांड की कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपके सामने जिस तरह अभी आपने खुद जिक्र किया कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने टाइम बार किया, उन्होंने 24 अप्रैल तक कहा कि उसकी रिपोर्ट पेश करें। इसी तरह दीगर कई ममालिक हैं वहां पे इन्वेस्टिगेशन आज खुद स्टार्ट कर दी गई है। गुजारिश ये कि जब अगर तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के अगर आपके में चोर नहीं, आपने चोरी नहीं की तो एक इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी होनी चाहिए इस किस्म की। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज आपके सामने, और हम बार बार ये चीज कहते हैं कि देखें एक तरफ
वो इमरान खान साहब जैसी क्यादत है जिसने अपने तमाम अपनी कमाई अपने असासे इस मुल्क में वापस लेके आए। राइट। उनका जीना मरना इस कौम के साथ है, और एक तरफ ये हुक्मरान है जो पिछले 30-40 साल से इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। इन्होंने लूट लूट के यहां से पैसा जिस तरह बाहर लेके गए। आपको याद है, देखिए ये कह देना हुकूमत की जानिब से, ये कहना कि जनाब ये हमारे पैसे हैं, जायज पैसे हैं, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके जराए क्या है, किस उसका मनी ट्रेल क्या है, वो किस तरीके से किन जराए से पैसा बाहर गया। सिर्फ ये कह देना कि जी हमने अपने बिजनेस में कमाया, तो ये तो शिकार है। जब कंपनियों को ऑन किया जा रहा है और कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ऑफशोर कंपनी एस्टेब्लिश की गई हैं, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ मनी ट्रांसफरिंग वो शो करने में हुकूमत को क्यों परेशानी का सामना है? देखें, जैसा आपने कहा, खुद आपने कहा कि बिल्कुल हुकूमत को इसमें कोई अमर मान्य नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने जायज तरीके से पैसा बनाया है, उन्होंने जायज तरीके से पैसा ट्रांसफर किया है। क्योंकि खास तौर पे आपके सामने आपको याद है कि इसहाक डार जो इसमें वजीर खजाना भी हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट मौजूद है, उनका अपना एफिडेविट मौजूद है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नवाज शरीफ के जो है आलाकार रहे, उसके अंदर उसमें तो उनका वो मददगार हल्फी आज इन दिनों के हालात में दोबारा हुकूमत के लिए किसी मुश्किलात का बायस बन सकता है? नहीं, मुश्किलात का बायस का जी आपके सामने इस मुल्क को 68 साल के अंदर जिन लोगों ने लूट मार की है, करप्शन का बाजार गर्म किया, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि यही लोग हैं, ये सिर्फ खुद ही लूट मार नहीं कर रहे बल्कि करप्ट माफिया जो है उसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। और आज जब पूरी दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, आपके जैसा मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने, हालांकि मोदी का उसमें नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। यहां पर भी यही होना चाहिए था। और ये सिर्फ खाली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से नहीं है, इसी तरीके से आसिफ जरदारी हैं, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे कई इसमें अनासर इसमें शामिल हैं। तो ये कौम का लूटा हुआ पैसा है। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन के अंदर दावे करते थे कि हम लोगों का पेट फाड़ के जो है वो लूटा हुआ पैसा ले आएंगे, आज ये इंक्वायरी करने से भाग रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब काफी अरसे से कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। अब इस मामले के ऊपर 7 अप्रैल को वो खुद ये मामला असम्बली के फ्लोर पे उठाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ असम्बली के फ्लोर के ऊपर जब इमरान खान साहब इस मामले को उठाएंगे, जितने भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्या वो हुकूमत को बैक फुट पर धकेलने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमारा मकसद तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार और एक मुअस्सर अपोजिशन का किरदार अदा करे, और करप्शन का खास तौर पे ये वो इशू है जो एक मेजर इशू है, जो पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये जो करप्ट माफिया है, इसके खिलाफ तो हम मुसलसल 20 साल से जहाद कर रहे हैं, और हमने बार बार, आपको याद है, बिला इम्तियाज एहतसाब की बात हम इसीलिए करते थे कि आप छोटे पटवारियों को और छोटे छोटे जो है सरकारी अफसरान को और छोटे छोटे आम आदमी को पकड़ के तो जेल में डाल देते हैं, और ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं ऐवानों के अंदर बैठे हैं, इनको बिल्कुल वो एक एमनेस्टी मिली है। बल्कि इन्होंने तो आपस में, आपको याद है 2007 में ये दो बड़ी जमातों ने जिन्होंने लूट मार कर रहे थे पिछले 30 साल से, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिकॉइटी साइन किया। और पिछले 2008 से लेकर अभी तक आप देख लें कि पिछले 60-62 साल का जो कर्जा है मुल्क के ऊपर, वो एक तरफ, और ये डबल हो चुका है, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। और दूसरी एक तरफ दावे तो ये करते हैं कि ये अवाम का बड़ा दुख, और दूसरी तरफ जो अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं, लूट मार करके करप्शन का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एडवाइजर आदिल गिलानी साहब ने। आदिल गिलानी साहब से जानना चाहेंगे, गिलानी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से आज आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है जिसमें चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की गई है पनामा लीक्स के मामले पर। आप क्या समझते हैं कि जिन अफराद के नाम पनामा लीक्स के बाद मंजर आम पर आए हैं, क्या उन्होंने क्या जुर्म किया है? क्या माली अजराए उन्होंने डिस्क्लोज ना करके कोई जुर्म किया है, या ऑफशोर कंपनियां बनाना एक जुर्म है आपकी नजर में? देखिए, ये जुर्म ये है कि जिस पनामा के कागजात में जो ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तानियों की आई हैं, उनका फर्ज है कि एफबीआर के अंदर अपने इस कंपनी को डिक्लेयर करते और उसका जो है इनकम वहां पे डिक्लेयर करते, उसमें जो पैसा गया है उसका सोर्स डिक्लेयर करते। अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है एफबीआर में, और सोर्स ऑफ फंड जो भेजा है वो बैंक के थ्रू नहीं भेजा है, तो ये करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसीलिए हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमारे पाकिस्तान के अदारे जो है वो फेल हो गए हैं। ये एफबीआर जो है इसका काम था, वो जो है बिका हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ये नैब के अंदर सारे रहमान मलिक और उनके पिछले जो लोग हैं उनके लगाए हुए हैं। नए चेयरमैन खुद कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का काम है जो इस चीज को उठा के और
और चेक करके उसका एहतसाब करें हर एक कि अगर जिसका पैसा, आप अभी जाए गूगल पे और आप 15.5 पाउंड में कंपनी ऑफशोर की रजिस्टर कर सकते हैं, वो लीगल है। अगर पैसा लीगल गया कि नहीं गया, और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ल्ड ने भी आपके एक अपील की है कि जितने भी लीडरान है दुनिया भर के, अपनी ऑफशोर कंपनियों को वो डिक्लेयर करें कि उनका पैसा कहाँ से गया है, कौन सी कंपनी है। और ये चीज जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक के नुमाइंदे जो है, पब्लिक को हर चीज उनकी पता होनी चाहिए। गिलानी साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जो ऑफशोर कंपनियां हैं, इनके तरीकेकार के ऊपर भी कोई एतराज है कि क्या काम करती थी, किस तरीके से ये काम करती थी? और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हमने देखने में है कि अक्सर बेशतर खत तो लिखती है सुप्रीम कोर्ट को और बाकी इदारों को भी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद इस मामले में आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्यों अपना उनका कोई रिसर्च पेपर होना चाहिए, कोई व्हाइट पेपर जारी करें जिसमें चीजों के ऐसे मामला को डिस्क्लोज किया जा सके? हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया है कि दुनिया की वो ममालिक, अगर ममालिक कौन से जहाँ पर ये ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, ये ममालिक जो है ये इंग्लैंड के हैं, ये बरतानिया के हैं, ये अमेरिका के हैं, यानी डेलावेयर स्टेट के अंदर ऑफशोर कंपनी बनती है, और हमारे दुबई में ऑफशोर कंपनी बनती है, हमारे सिंगापुर में ऑफशोर कंपनी बनती है। ये सारी चीजें जो है कि ये कंट्री, स्विट्जरलैंड से भी दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट ऑफशोर कंपनी का अकाउंट करने से, तो ट्रांसपेरेंसी ने इसको टेकअप किया हुआ है। मगर उसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसका काम है कि एक्सपोज करे, एक विसल ब्लोअर है। ये काम हुकूमतों का है, हुकूमतें नहीं करती, तो ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट के सारे मेंबर हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो ये काम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमारे जो चीफ जस्टिस है जमाली साहब, वो इस चीज को टेकअप करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन नो डेट ही इज गोइंग टू टेक अप दिस सुमोटो केस। राइट, गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि वो इस मामले को टेकअप करे। उमर चीमा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि परवेज रशीद साहब ने इमरान खान साहब को खुलेआम ये चैलेंज किया है कि वो इस मामले को लंदन में जाकर इसके ऊपर कोई केस कर लें, तहकीकात करवाएं, और अगर वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं और अपने उस मौकिफ को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ना सिर्फ एयरपोर्ट पर इमरान खान साहब को खुद रिसीव करेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे, बल्कि जितना अखराजात बर्दाश्त करेंगे वो भी देंगे। तो क्या इमरान खान साहब इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं? मसला ये कि परवेज रशीद साहब को नौकरी ही ऐसी आए बाएं शायद किस्म की बातें करने लगता है बनी है। गुजारिश ये कि अभी जो बात हो रही है इस पनामा लीक्स के अंदर, दो बड़े अहम जो क्रिटिकल इश्यूज हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि कोई हर्ज नहीं है, आप हो सकता है आप जायज पैसों से भी किसी ने बना, लेकिन अगर आपने सोर्स डिक्लेयर किया है, आपने बताया कि आपने प्रॉपर लीगल चैनल से ये पैसा भेजा है, कैसे कमाया, और दूसरा ये कि आपने उसको डिक्लेयर किया है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स आपके सामने। अभी बल्कि ये अभी कुछ ही दिन पहले हमारे वजीराबाद में जो हुआ, वहां पे इनके एमएनए थे पीएमएलएन के, वो दोबारा इलेक्शन री इलेक्शन इसी बेसिस पे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो इलेक्शन ये तो मुख्तलिफ, इसके अंदर एक तो टैक्स एवेजन है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, दूसरा करप्शन का एक मेजर जो है मैसिव करप्शन का इसके ऊपर चार्जेस आते हैं कि आप इलीगल तरीके से पैसा बाहर भेज रहे हैं। और फिर आपके सामने अभी भी जो बात हो रही है कि जी वजीर आजम साहब कुछ देर में खिताब करेंगे, आके कौम के सामने सफाइयां देने की बजाय आपके सामने जिनके दिल में कोई चोर नहीं है, जिन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने वो तो इन्वेस्टिगेशन करा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, पता चले। लेकिन ये बात ये बात तो दुरुस्त है आपकी, आप पार्लियामेंट हाउस में आवाज उठाने को तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इजलास कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ना लिया तो अवाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर लंदन आप नहीं जा सकते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरह रास्त कोई पिटीशन फाइल क्यों नहीं करती, ताकि इस मामले की कोई पेशरफ्त हो, मामला आगे बढ़े। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बात नहीं चलेगी। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज की, तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार और मुअस्सर ऑपोजिशन है। पिछले 2.5 साल के अंदर आपके सामने हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगहों के ऊपर जो है इस करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, और इसको जारी रखेंगे और इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और ये जो सिर्फ दावे करते थे कि हम ये कौम का लूटा हुआ पैसा इनके पेटों से निकाल देंगे, अब अमली तौर पे दिखाएंगे। अगर ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती तो कौम के सामने आकर कहेंगे कि जो बात हम बार बार कहते रहे कि आप देखें एक कितनी एक डिटाई वाली बात है, जिस तरह का कल बयान परवेज रशीद साहब का आया। ये जो पनामा लीक्स है, ये 76 मुल्कों के जो है वो जो आपका कंसोर्शियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का,
उसके ये सारी फाइंडिंग्स हैं। ये कोई पीटीआई का कोई अपना कोई सेल नहीं है जिसने ये रिलीज किया हो। तो ये मैं कहता हूँ ये बेशर्मी और डिटाई की हद है कि इसके सब क्या यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी अगली स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से T20 क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद को कप्तान मुकर्रर किए जाने से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज की अहम खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को कप्तान मुकर्रर किए जाना और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोच के तकर्रुर के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। क्या शिकस्तों के बोझ तले दबी टीम को कप्तान सरफराज अहमद के लिए रिवाइव करना कितना आसान होगा और इसके साथ साथ क्या कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर की तकर्री से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मसाइल हल हो जाएंगे? इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक मायानाज विकेटकीपर बैन और साबिक चीफ सिलेक्टर वसीम बारी ने। बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरफराज अहमद को T20 क्रिकेट का कप्तान मुंतखब कर लिया गया है। क्या आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी के बाद क्रिकेट बोर्ड के पास यही एक अच्छी ऑप्शन थी या सीनियर खिलाड़ियों में से किसी का इंतखाब किया जा सकता था? मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है, एक पॉजिटिव फैसला है और मैं समझता हूँ कि सरफराज एक हिम्मत वाले खिलाड़ी हैं और एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और उनको तजर्बा भी कप्तानी का है, अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन जो ज़रूरी बात वो ये है कि जो खामियाँ, जो कोताहियाँ T20 वर्ल्ड कप में थी वो हमें दोहरानी नहीं चाहिए। पिलर्स ऑफ क्रिकेट जो कैप्टन हैं, कोच हैं और चीफ सिलेक्टर हैं, इनको यूनिसम में काम करना। अगर वो यूनिसम में काम नहीं करेंगे तो कोई टीम कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि मैन मैनेजमेंट इंप्रूव करनी है टीम के अंदर और टीम के बाहर। ये मॉडर्न क्रिकेट में ज़्यादा कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, लेकिन मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत है, माइंड गेम है ये और स्मार्ट गेम है। इसमें आपको लोगों को ट्रेन करना है, इनके ह्यूमन माइंड्स के ट्रेन करना है, इनको अच्छा इंसान बनाना है, अच्छी वैल्यूज़ बनानी है, अच्छा कल्चर डेवलप करना है, टीम कल्चर को डेवलप करना है अंदर और बाहर टीम। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें माइंडसेट और मैन मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी तो आप कामयाबी नहीं हो सकती। आप देख लें कि यूनिटी कितनी कामयाबी देती है। वेस्ट इंडीज टीम के पास तो क्लोथ्स भी नहीं थे जब वो दुबई पहुंचे, लेकिन उनमें एक जज्बा था, एक हिम्मत थी। आपने देखा कि वो जज्बे के साथ खेले, हिम्मत के साथ खेले और उनको कामयाबी मिली। तो जज्बा और हिम्मत बहुत ज़रूरी चीज़ है। एट द इंटरनेशनल लेवल, एट द टेस्ट लेवल आपको कोई कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कोचिंग पर अहमियत बहुत दी जा रही है। मैं समझता हूँ कोचिंग पर कम अहमियत देनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंगेजमेंट स्किल्स, ये मॉडर्न मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब तक हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, खेलने में सोच तब्दील नहीं करेंगे, मैनेजमेंट में सोच तब्दील नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा है इंग्लैंड ने इस्लाह की वर्ल्ड कप के बाद और उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई, न्यूजीलैंड ने इस्लाह की, उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो ये अब जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न टाइम्स हैं, इसमें मैनेजमेंट का असर रसूख ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़्यादा है, इंगेजमेंट का ज़्यादा है, प्लेयर्स मैनेजमेंट रिलेशंस का ज़्यादा है। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज़ें चेंजेस नहीं लाएंगे, अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएंगे तो हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये फैसला बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव फैसला है। अग्रेसिव प्लेयर हैं वो और क्रिकेट की भी, कैप्टन की भी उनको तजर्बा है। तो अगर वो तब्दीली ला सके और सबको सपोर्ट करना चाहिए, टोटल मैनेजमेंट को, टोटल पिलर्स ऑफ क्रिकेट को, सरफराज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आपने देखा कि हम बांग्लादेश में भी हार गए, T20 में भी हार गए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके। तो इन गलतियों को नहीं हमें दोहराना चाहिए, गलतियों से इस्लाह करनी चाहिए। अगर हम इस्लाह करेंगे, एक कल्चर डेवलप करेंगे टीम में, एक कल्चर डेवलपमेंट करेंगे, वर्किंग कल्चर डेवलप करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है कि हम तब्दीली लाएं, क्योंकि क्रिकेट दुनिया की बहुत चेंज हो गई है। हम 70 की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट। इसमें बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है और हम तब्दीली लाएंगे तो कामयाब होंगे, तब्दीली नहीं लाएंगे तो कॉस्मेटिक चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वसीम बारी साहब, राशिद लतीफ़ साहब ने यह तजवीज़ किया है कि सरफराज अहमद को ना सिर्फ T20 बल्कि वनडे टीम का भी कप्तान मुकर्रर किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, कोऑर्डिनेशन में बेहतरी हो और उसके बाद जो वीकनेसेस टीम में पाई जाती हैं वो वनडे की टीम में भी वो खत्म हो और T20 में भी, और टीम
इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो पूरी कौम जो उनसे एक्सपेक्ट कर रही है उस तरीके से परफॉर्म कर सके। आप राशिद लतीफ की इस तजवीज को किस निगाह से देखते हैं? देखें, ये एक सोच है और मैं समझता हूं कि हाल ही में अजहर अली इतने कामयाब कप्तान नहीं रहे और वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में कैप्टन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर सरफराज को ODI का कप्तान भी बना दिया जाए तो उसमें कोई खामी नहीं होगी, क्योंकि वो एक अग्रेसिव प्लेयर हैं। उनकी एक प्लेस जो है टीम में वो मजबूत है। एक कप्तान की जगह मजबूत होनी चाहिए और अगर कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करता तो कामयाब नहीं हो सकता। उसको अपने प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये खेल कॉन्फिडेंस का है और ये खेल जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक आप अपने प्लेयर को हिम्मत नहीं देंगे, जब तक यूनिटी नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूं कि ये हो सकता है और ये तजवीज़ बुरी नहीं है कि सरफराज को वनडे का भी कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो बड़ी मुख्तलिफ क्रिकेट है, उसमें मिसबाह-उल हक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी रैंकिंग भी है। लेकिन ODI में आपने देखा कि हम 8वें नंबर पर हैं और 7वें नंबर पर T20 में हैं। इसमें तब्दीली अगर ले आएँ तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सरफराज जो हैं वो क्रिकेट को समझते भी हैं, अंडर 19 की कप्तानी भी की है और अभी ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी वसीम साहब हमारे साथ तो रहिएगा, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सरफराज अहमद को T20 क्रिकेट का कप्तान मुकर्रर किए जाने के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सिलेक्टर वसीम बारी साहब। वसीम बारी साहब, हम इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। अब सरफराज अहमद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या इस टीम से जो पाकिस्तानी कौम इस टीम से जिस कारकर्दगी को एक्सपेक्ट कर रही थी वो कारकर्दगी दिलवाना, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक खिलाड़ियों को, टीम को चलाना, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो कप्तान के बहुत ज़्यादा होते हैं। कप्तान एक इम्पॉर्टेंट फिगर होता है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कप्तान इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि टीम को वही लड़ाता है, टीम को वही चलाता है, प्लेयरों में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो कप्तानी इतनी आसान नहीं है, इसमें 95% लक होती है और 5% स्किल होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सरफराज को बैक करना चाहिए और एक टीम में यूनिटी पैदा करनी चाहिए, टीम में कल्चर पैदा करना चाहिए और ऐसे प्लेयरों को वो हिम्मत दे, ऐसे प्लेयरों को वो सपोर्ट करे जो पाकिस्तान टीम को आगे चला सकें 5 साल 6 साल। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे प्लेयर्स जो हिम्मत वाले हों, जो जज्बा वाले हों, जो करेज वाले हों। उन प्लेयरों को आइडेंटिफाई करें, उनको मौका दें। सिलेक्शन में स्टिक एंड पिक पॉलिसी आनी चाहिए। आप जब स्टिक एंड पिक पॉलिसी नहीं लाएंगे तो प्लेयरों की जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने 1 to 3 पोजीशन में 22 प्लेयर को मौका दिया, तो इससे प्लेयरों का कॉन्फिडेंस जो है वो हट गया। कॉन्फिडेंस देने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब खेलते हैं, जब कामयाबी हासिल होती है, जब आप में कॉन्फिडेंस होता है। आपने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को देखा कि वो अपना दूसरे वेट सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, उन्होंने 2 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन 4 छक्के मारकर वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने कामयाबी दी। वो कैसे दी? टीम में यूनिट दी। कैसे दी? टीम में कल्चर था। कैसे दी? उनके कप्तान में उनमें कॉन्फिडेंस था, उनमें हिम्मत आई। तो ये चीज़ें जो हैं ये टीम को जिताती हैं। ये टीमें जो ये चीज़ें जो हैं, टीम स्पिरिट, ये ज़रूरी है। आपको इंडिविजुअल प्ले नहीं खेलना है, आपको टीम का परफॉर्मेंस करनी है, टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना। उसको कन्वर्ट करता है न्यू टीम परफॉर्मेंस। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो कामयाबी होगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम को कामयाबी नहीं हुई, बिकॉज टीम कल्चर मौजूद नहीं था, हिम्मत अफजाई नहीं की गई, कॉन्फिडेंस प्लेयरों में नहीं था, फ्रीक्वेंट चेंजेस करी गई, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सिलेक्शन की गई, कंडीशंस को ठीक रीड नहीं किया गया, सिलेक्शंस नहीं ठीक दिए, क्योंकि तीनों सिलेक्टर्स में, कप्तान में और कोच में एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा था।
तो ये चीजों को दूर करना है, ये चीजों को वसीम भाई साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब सरफराज अहमद को T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है और उसके बाद क्या अब ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि सरफराज अहमद के कप्तान मुकर्रर होने के बाद नए लड़कों को T20 मैच में खसूसी तौर के ऊपर उनको मौका मिल सकेगा कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें, और वो उस टैलेंट के हवाले से भी जिसका कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो अब उस नौजवानों को T20 में आने का आगे मौका मिलेगा सरफराज अहमद के कप्तान मुकर्रर होने के बाद? देखें, आपको टीम की सिलेक्शन करनी होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। आपको देखें ना, आपके टीम में कोई बिग हिटर्स नहीं थे। आपने देखा कि ब्रेथवेट 9वें नंबर पर आकर उन्होंने 4 छक्के मारे। इतनी बड़ी उनके पास टेल थी नहीं। हर आदमी उनका बैट्समैन रन कर सकता था, बॉल कर सकता था। ऑलराउंडर्स की जरूरत है, ऑलराउंडर्स की आपके पास नहीं है। अर्ली ऑन प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म करना होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन करनी होती है, उसके बाद एक्सीलरेशन करनी होती है। ये तो एक साइंटिफिक खेल T20 हो गया। उसमें एक ओवर में नक्शा बदला। आपने देखा, एक ओवर में नक्शा बदल गया, एक रनआउट से नक्शा बदल गया, एक कैच से नक्शा बदल गया। तो आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, जैसे इंग्लैंड ने खेली क्रिकेट, जैसे वेस्ट इंडीज ने खेली क्रिकेट। ये मेंटल तब्दीली लानी जरूरी है। अगर आप मेंटल तब्दीली नहीं लाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, खासतौर पर T20 क्रिकेट में। और ऐसे प्लेयरों को चुनना चाहिए जो स्ट्रेटजी में अच्छी तरह फिट हो जाएं, जो ऐसे प्लेयर लेकर आए जो हिम्मत वाले हों, ऐसे प्लेयर लेकर आए जो करेज वाले हों, ऐसे प्लेयर लेकर आए जो बड़े दिल वाले हों, ऐसे प्लेयर लेकर आए जो यूनिटी पैदा करें टीम में। तो सरफराज, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्लेयरों को लाएगा और उनको कॉन्फिडेंस देगा, और सिलेक्शन कमेटी उनको पूरा मौका देगी कि वो अपनी सलाहियतें दिखाएं। लेकिन वसीम भाई साहब, कप्तान अपने तौर के ऊपर ऐसे खिलाड़ियों कैसे ला सकता है? इसमें तो मैनेजमेंट, सिलेक्शन और क्रिकेट बोर्ड का भी बड़ा किरदार होता है। क्या समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली भी फैसले कर सकेगा? जैसे मैंने आपको कहा, हर दुनिया की क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो पिलर्स ऑफ क्रिकेट हैं उसको कहा जाता है कि चीफ सिलेक्टर, कप्तान और कोच। इन तीनों को मिलकर, इनके डिफरेंट रोल्स तो हैं, लेकिन इनको मिलकर काम करना है, यूनिसम में काम करना है। जब आप यूनिसम में काम करते हैं तो कामयाबी होती है। देखें आपने वेस्ट इंडीज की मिसाल, उनका बोर्ड से लड़ाई हो रही थी उन बगल लेकिन उनकी टीम में यूनिटी थी। उनके कोच जो थे सिमंस, वो अपने कप्तान के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनके चीफ सिलेक्टर तो क्लाइव लॉयड थे, वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। क्लाइव लॉयड ने सिमंस को ट्रिनिडाड से भेजा कि जब फ्लेचर इंजर्ड हो गए कि आप बॉम्बे इंडियंस के लिए खेलते हैं, आप फिट हैं, आप वेस्ट इंडीज के लिए खेल सकते हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल फिट हूं। आपने देखा कि एक इनिंग्स ने नक्शा बदल दिया। हार्मोनी के अंदर क्रिकेट में होनी जरूरी है। यूनिटी की जाने मुसलसल आप इशारा कर रहे हैं, उस यूनिटी को, उस अज़्म को उजागर करने के लिए, उस अज़्म को खिलाड़ियों में पैदा करने के लिए क्या सरफराज अहमद को मौजूदा T20 टीम में से कुछ खिलाड़ियों को बाहर बिठाना पड़ेगा? कुछ ऐसा फैसला करना पड़ेगा उन्हें? देखिए, सरफराज को अकेला फैसला नहीं करना होगा, उसको सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर, कोच के साथ मिलकर काम करना होगा। वर्किंग टुगेदर वाली बात है। आप कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई अकेले काम करेगा तो कामयाबी नहीं होगा। मेरी इशारा जो है वो वर्किंग टुगेदर की बात है। आप वर्किंग टुगेदर करना जरूरी है। ये पिलर्स ऑफ क्रिकेट को अब ऐसे लोग लाएं जो कोच और कैप्टन और चीफ सिलेक्टर मिलकर काम करें। अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे, अगर आप मैकलम ने और हैंसन ने और ब्रूस एडगर ने मिलकर काम किया, मिसाल कामयाबी की मिलकर काम करने में ही है। अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो आप कामयाबी नहीं होंगे। जितने मर्जी आदमियों को हटा दें, जितने मर्जी कोचेस ले आए, जितने मर्जी चीफ सिलेक्टर ले आए, कोई कामयाबी नहीं होगी। जो सक्सेस का सीक्रेट है वो ये है कि मिलकर काम करना है। मिलकर काम करेंगे तो कामयाब होंगे। पार्टनरशिप्स टीम में होती हैं तो कामयाबी होती है बैटिंग में, पार्टनरशिप्स टीम में होती हैं तो बॉलिंग में कामयाबी होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं तो फील्डर बॉलर को हेल्प करता है। उस पार्टनरशिप्स, वर्किंग टुगेदर के बगैर दुनिया में कोई कामयाबी नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का मतलब है आपको मैनेजमेंट में भी तब्दीली लाएं, बोर्ड को अपनी सोच में तब्दीली लाएं, प्लेयरों को सोच में तब्दीली लाएं। जब तक आप तब्दीली नहीं लाएंगे आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। राइट। वसीम भाई साहब, ये जानना चाहेंगे कि अब क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोच के तकर्रुर के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया है और जो तजर्बा है वो इंटरनेशनल कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह जो क्रिकेट जिस मसाइल से दो चार है उसके लिए कोई गैर मुल्की कोच ज्यादा मौजू है या मुल्की किसी क्रिकेटर की ही खिदमत हासिल करनी चाहिए? देखें, कोच तो फॉरेन भी हो सकता है और लोकल। आपने पिछले दिनों में फॉरेन कोच भी रखे, आपने पाकिस्तानी कोचेस भी रखे, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। वो तब्दीली क्यों नहीं आई?
क्योंकि इनकी सोच में तब्दीली देखें। कोचिंग का एक हिस्सा 25% रह गया है, 75% अब कोचिंग का हिस्सा मैनेजमेंट है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, इंगेजमेंट है। प्लेयर जो इस लेवल पर आता है वो अपने तरीके से ही खेलता है, सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस देने की बात जरूरत होती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होने करने की जरूरत होती है, ड्रेसिंग रूम में एंजॉयमेंट की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आज आपको सुनी सरफराज अहमद को T20 क्रिकेट के कप्तान के मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक क्या क्रिकेट माहिरीन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पनामा लीग्स के बाद जो सारी सूरत हाल पैदा हुई उसके हवाले से भी आपने सियासी जमातों की स्ट्रेटजी के हवाले से जाना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।